नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी की इस क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक, वो पिछला टॉपिक जो अधूरा छूट गया था, उसका अगला भाग सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। विशेषकर हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके बिना हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। तो पिछली क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इतिहास के सोर्सेस को समझने से पहले हम लोगों को समझने चाहिए। एक तो ये समस्या थी कि भारतीयों को क्या इतिहास का बोध है, क्या वो हिस्ट्री राइटिंग कर सकते हैं, ये एक उन पर आरोप था, इसके बारे में हमने बात की थी। एट द सेम टाइम वी टॉक्ड अबाउट सम अदर थिंग्स कि किस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज में क्या अंतर है, ये थोड़ा बहुत हमने बात की थी। इसके अलावा कुछ और पहलुओं पर, जैसे कि किस प्रकार से धार्मिक साहित्यों का प्रयोग हमने जो है इंडियन हिस्ट्री राइटिंग में ज़्यादा किया है, फिलोसफिकल और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको इतिहास बोध में बदलने का प्रयास भारतीयों का रहा है। तो दे वर लैगिंग बिहाइंड इन सम ऑफ द थिंग्स लाइक पॉलिटिकल हिस्ट्री राइटिंग और दी अदर एस्पेक्ट लाइक द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास है उसको प्राचीन भारतीय जो विचारक हैं, प्राचीन भारतीय जो लोग हैं, वो लिखने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिखते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि उन्होंने पूर्ण रूप से उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो उन सब चीज़ों की भी हमने बात की थी। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो सोर्सेस भारतीय इतिहास लेखन में प्रयोग हुए, उनका विश्लेषण आर्थिक आधार पर भी किया जा सकता है, सामाजिक और राजनीतिक और दूसरे कई जो पहलू हैं उसके आधार पर भी किया जा सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो भारतीय इतिहास लेखन का जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो प्रारूप है वो निकल कर आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो हम आज की क्लास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को समझते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं? ये जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑल दोज थिंग्स विच आर टेंजिबल, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, which could be felt are under the category of archaeological sources। वो सभी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इतिहास का बोध कराने में हमें सहायक है, इतिहास का ज्ञान कराने में हमें सहायक है, सारी की सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आती हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी मॉन्यूमेंट्स की, हमने बात की थी सिक्कों की, हमने बात की थी अभिलेखों की, हमने बात की थी मूर्तियों की। तो वो मूर्ति, सिक्के, अभिलेख, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, फॉसिल्स वगैरह 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 जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर किसी एक खास समय के बारे में हमें बोध कराती हैं कि वो समय कैसा था, उसके लोग कैसे थे, वहाँ का खान पान कैसा था, ये कल्चर कैसी थी, समथिंग लाइक दैट। तो पुरातात्विक सामग्री जो है उसका प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में एक विशेष महत्व, खासकर इसलिए महत्व है क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि जैसे 3 भागों में इतिहास लेखन को अगर हम बांटें, प्राचीन इतिहास लेखन को, जिसमें प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल आता है। प्राग ऐतिहासिक का तो पूरा समय हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वी हैव टू बी प्रेटी मच डिपेंडेंट एंड रिलाइड अपॉन दोज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। These are very very important for tracing out the ancient Indian history। विशेषकर जब हम बात करते हैं ऐसे समय की जहाँ पर इतिहास लेखन या किसी भी तरह का लेखन था ही नहीं। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक कारण मुझे जो समझ में आता है कि वो है कि रचना काल जो है ऐतिहासिक ग्रंथों का ठीक ठाक हमें ज्ञात नहीं होता। There are so many literary sources, so many written sources which are there, but we don't know the age of them. We don't know in which era they were written, in which era they were created, So sometimes these are mythologies, sometimes these are anecdotes,
sometimes these are just the ideas of some people, and the collective ideas come out in the shape of any poetry or any epic or something like that, but we do not know the exact time of that particular creation. हम लोग उस रचना का समय नहीं जानते हैं। उस समय ना जानने के कारण हम उस ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में कई बार नहीं रख सकते। कई बार जो वो ग्रंथ बातें बता रहा होता है, कई बार वो जो चीज़ें उसमें लिखित हैं वो सामाजिक आर्थिक स्थिति का बोध तो कराती हैं, लेकिन किस समाज की, किस अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं वो हमें पता नहीं चल पाता। तो कहीं ना कहीं इसलिए रचना काल ठीक ना होना, इनका ये एक कारण है कि लिटरेरी सोर्सेज आर नॉट दैट रेलेवेंट और दैट इंपॉर्टेंट एज archaeological sources in some of the cases. Then दूसरा जो पॉइंट हो सकता है कि साहित्यिक जो साधन है उसमें जो लेखक हैं समटाइम वो अपना आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं, समटाइम्स वो अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें लिख देते हैं, है ना। तो यू मस्ट हैव हर्ड कि जो हमारी रामायण है 300 रामायण है, यानी कि एक वाल्मीकि की, कंबन की और न जाने किन किन ऋषियों ने, महात्माओं ने और लोगों ने अपनी रामायणें रची। अलग अलग क्षेत्रों में, इंडोनेशिया में अलग, श्रीलंका में अलग, भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रामायणें मौजूद रही। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लोगों ने कुछ कहानियों को अपना अपना रंग देने की कोशिश की। दे स्टार्ट एडिंग ऑन थिंग्स whatever they had wished, whatever they had imagined in their minds. So they created it, they made a amalgamation and they made something new. उन्होंने मिला जुलाकर हमेशा कुछ नया रचने की, नया गढ़ने की कोशिश की। मनुष्य नेचर से क्रिएटिव होता है। आप एक कुछ कहानी किसी को सुनाते हैं, थोड़ी देर बाद वो किसी तीसरे को बताता है तो उसमें अपना नमक मिर्च मसाला लगाकर बताता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, कई बार, हमेशा नहीं मैं कह सकता, हमेशा हम लोग ये दावा नहीं कर सकते, बट मैनी ए टाइम्स दे वर मैनिपुलेटेड, मैनी ए टाइम्स दे वर एडल्ट्रेटेड, मैनी ए टाइम दे वर सो मैनी थिंग्स विच वर मिक्सड विद इन दैम। तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोतों से भी ज़्यादा कई बार पुरातात्विक स्रोत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। क्योंकि मैं आगे आ रहा हूँ क्यों होते हैं। नंबर 3 जो कारण है कि इसमें अपनी इच्छा से आप कुछ जोड़ नहीं सकते, है ना। जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है कि जो पुरातात्विक स्रोतों में जो चीज़ है वो है, the scientists and the archaeologists and other team members, whatever they find, they can analyze it, they can process upon it, they can have a concept about it, but they cannot add things about it. The interpretation can be different. Yes, I know, and we can understand that the interpretation can always be different. But आप उसमें अपनी तरफ से adulteration करने का chances, there are very minimal chances to do that. बहुत ही कम ऐसे चांस हैं कि आप उसमें कुछ हेर फेर, कुछ बदलाव करें। तो पुरातात्विक स्रोत इसीलिए अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। समटाइम्स दे आर सो क्रेडिबल इन कंपैरिजन टू दीज लिटरेरी सोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट बी एनी मैनिपुलेशन। क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज में कई बार क्या होता था कि कोई राजकवि है जिसको राजाश्रय मिला है एंड ही और शी हैज बीन पैटर्नाइज्ड, व्हाट दे विल राइट ऑलवेज गुड अबाउट देयर पैटर्न। अपने जिन्होंने उसके अंदर अधीन काम कर रहे हैं उसके बारे में हमेशा अच्छा ही अच्छा लिखते थे। अबुल फजल always wrote good about Akbar, but we have many instances, we have many ideas from other sources that there were some bad things about Akbar was there also. So we have to keep in mind literary sources में कई बार कुछ संभावनाएं ऐसी होती हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि ये इतने अच्छे कई बार नहीं हो सकते। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस को कोरोबरेट करना पड़ता है, उनका त्रुटि मिलान करना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि दोनों में ही लगभग एक जैसी बातें कही होंगी, तभी वो बात सत्य हो सकती है, तभी वो बात ठीक हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें कहीं ना कहीं गौर करना होगा, देखना होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को
पढ़ते और लिखते समय। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जब हम बात करते हैं, देयर आर, अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं, आई हैव नॉट मेड ए फ्लो चार्ट बट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट जो चीज़ है वो अभिलेख आएंगी। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, देन देयर विल बी कॉइन्स एंड सील्स, देन मॉन्यूमेंट्स, देन आइडल्स एंड अदर थिंग्स। तो जो पहली जो चीज़ आती है वो है अभिलेख, यानी कि इंस्क्रिप्शंस। तो अभिलेख क्या होते हैं, ये इतिहास लेखन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और इनका विशेष महत्व इतिहास में इतना ज़्यादा क्यों है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जब प्राचीन भारत के इतिहास लेखन की बात आती है तो अभिलेखों का एक बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अभिलेख जो हैं वो जैसे शिलालेख हो सकता है, यानी कि टैबलेट्स, पट्टियों पर लिखा हुआ, शिलाओं पर लिखा हुआ, tablet inscription you can call it. Then there is स्तंभ लेख, that is known as pillar inscription, यानी कि खंबा, ठीक है। उसके बाद गुहा लेख, गुहा या गुफा लेख यानी केव inscriptions. Then there is ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र मतलब कॉपर inscriptions, कॉपर प्लेट्स पर लिखे हुए inscriptions. I have many images of it. I will show it in the next few minutes. आप देखोगे कि ताम्रपत्र लेख कैसा है। देन देयर इज दिस डोनेशन लेटर्स, दान पत्र हैं। और उसके अलावा अलग अलग स्मारक में भी अभिलेखों को उत्कीर्ण किया जाता है, उनको एनग्रेव किया जाता है। ये अभिलेख उस तरह के पत्थर, उस तरह की लोहे की या तांबे की या किसी अन्य धातु पर उत्कीर्ण वो सोर्सेज होते हैं जिनमें कोई ना कोई बात, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लिखी होती है। This information could be related with many things. Sometimes this is related with the territory, कि किसी राज्य का जो विस्तार है वो यहाँ से लेकर इस एरिया से लेकर इस एरिया तक है। जैसे कि गौतमीपुत्र शतकर्णी के एक अभिलेख में लिखा हुआ है कि उसके घोड़े ने 7 समुद्रों का पानी पिया है, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो सो प्रशस्ति पत्र यानी कि बहुत ही उसमें जो है किसी की बहुत ही बड़ाई करना, प्रशस्ति रखना, है ना। प्रेज लेटर्स, समथिंग लाइक दैट। प्रशस्ति पत्र में कि इन्होंने फला, इसमें ये उपलब्धि या ये उपाधि धारण की है, ही हैज बीन एंटाइटल्ड विद दिस टाइटल, जैसे विक्रमादित्य, है ना, जैसे अकबर का जिले लाही, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे जो टाइटल्स लेते थे लोग वो अभिलेखों पर लिखवाते थे। बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती थी डोनेशन से, कि हमने 5 गांव या 2 गांव या 50 गज जमीन या 100 ये खालसा भूमि दी है ना। सब खालसा में सरकारी भूमि मुगल टाइम में, है ना। अग्रहार भूमि होती थी मिडिवल एरा में, अर्ली मिडिवल में, तो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि और समथिंग लाइक दैट। तो वो जो भूमि जो दान करते थे या जो मंदिरों का जो पैसा जो है वो किसी काम में लगाया जाता था, समथिंग लाइक दैट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वर रिटन ऑन दीज इंस्क्रिप्शन। तो सेवरल काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर देयर। अब मैंने आपको बताया जैसे कि शिलालेख, जो एक शिलाओं पर यानी कि पत्थर पर लिखा हुआ लेख है, उसको शिलालेख कह सकते हैं। पिलर इंस्क्रिप्शंस, स्तंभ लेख, जो किसी खंभों पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन है उसको हम पिलर इंस्क्रिप्शन या स्तंभ लेख कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं प्रशस्तियाँ में, मतलब जो प्रेज लेटर्स लिखे रहते हैं कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये यहाँ पर ये झंडा लहराया अपना, यहाँ पर इन्होंने इतने जगह पर इतनी विजय प्राप्त की, समथिंग लाइक दैट। और देन देयर आर सम स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, एंड दोज आर डेडिकेटेड टू एनी किंग और किंगडम टू पोर्ट्रे द पावर ऑफ दैट डायनेस्टी, कि इस वंश ने इतने बड़े बड़े ये सब काम किए हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशंस हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट इंस्क्रिप्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और दूसरी बात मैं आपको अगर बताऊं तो पुरातात्विक स्रोतों में जो अशोक के अभिलेख हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। अभिलेख हमें बहुत डायनेस्टीज के मिलते हैं, पर सबसे ज्यादा किसके मिले, वो अशोक के मिले। और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इसलिए हैं क्योंकि उस समय की हमें साहित्यिक स्रोत
यानी कि उस समय के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो बहुत कम मिलते हैं। अर्थशास्त्र मिला, चाणक्य का लिखा हुआ, और कुछ और भी किताबें मिली हैं, बट दीज वर नॉट एनफ, दीज वर नॉट दैट सफिशिएंट दैट वी कुड नो द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर, बट these inscriptions have played an integral role, have played a very important role in this regard. So we have to understand the importance of these inscriptions, especially when we talk about Ashokan period. ठीक है, तो अशोक के समय में हमें बहुत बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, उन पर भी हम आएंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मास्की और गुजरा नामक जो स्थान है मध्य प्रदेश में, वहां पर हमें अभिलेख मिला। ठीक है, और वो अभिलेख जो है वो अशोक के बारे में, अशोक के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और अशोक का नाम कब हमें पता चलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी से पहले हमें मौर्यन एम्पायर की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। थोड़ा बहुत कुछ आइडिया था, लेकिन हमें इतना पता नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक जैसा भी कोई महान सम्राट है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही एक 20वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसमें आपने पूरे मौर्यन एम्पायर और इन सब चीज़ों को जाना। ठीक है, तो मास्की और गुजरा नामक स्थान पर हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अभिलेख ऐसे हैं अशोक के जिसमें उसको प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, द वन हु इज बिलव्ड और हु इज लव्ड बाय द gods. So you can understand that Ashok was known as Priyadarshi in some of his inscriptions. दूसरी बात यह है कि दो लिपियां, what is लिपि? लिपि is script. As you know that Hindi language is written in the Devanagari script. हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक वैसे ही इंग्लिश भाषा रोमन में लिखी जाती है। तो अशोक के टाइम के जो इंस्क्रिप्शन थे, उनकी जो स्क्रिप्ट थी, उसका भी एक नाम है ना, इतिहास में उसको एक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि। क्या नाम है? ब्राह्मी लिपि। और उसके अलावा एक और है खरोष्टी लिपि, खरोष्टी स्क्रिप्ट। सो ब्राह्मी और खरोष्टी में हमें अशोक की अभिलेख मिलती हैं, ज्यादातर जो मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और फॉर सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अशोक के बारे में पूछ लेते हैं कि उसके इंस्क्रिप्शन कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। तो हम जितने भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोर्सेस की, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक दोनों स्तर पर कर रहे हैं। जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं एट द सेम टाइम हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर यूपीएससी और सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर देम। तो मैंने कई किताबों से एक कोशिश की है कि उन सवालों को जरूर इंक्लूड करूं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत आता है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में। तो दूसरी एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो ब्राह्मी लिपि से रिलेटेड है, वो ये है कि जो ब्राह्मी लिपि है उससे कई भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। So you must understand that it should be related with so many Indian languages, Indian native languages. And what are these languages? These are Telugu, Kannada, Bengali, Gujarati, Marathi. तो इतनी सारी भाषाओं का उदय का जो सोर्स है वो ब्राह्मी लिपि है। So you should be pretty much astonished with this fact that during that time this script was so evolved, so developed that it became the origin of these many native languages. कुछ भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में ब्राह्मी लिपि का उदय हुआ। इसके अलावा कुछ जो अभिलेख हैं अशोक के, वो जो खासकर उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट में जो मिले हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आसपास बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था और विशाल था। आपको पता होना चाहिए उसने जो है एक दिग्विजय हासिल की थी, जिसमें उसने चारों दिशाओं में अपनी टेरिटरी का काफ़ी विस्तार किया था। और दक्षिण में भी उसने कलिंग को विजय किया था। आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा 269 BC में। तो
इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। तो खरोष्टी जो लिपि है, खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है, उसमें भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं अशोक, ठीक है। और वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि जो भारतीय भाषाएं हैं ज़्यादातर वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जो खरोष्टी है वो राइट टू लेफ्ट है। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से फारसी, अरबी, उर्दू भाषाएं हैं, उसी तरीके से खरोष्टी भाषा भी लिखी जाती थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत जो आता है कई बार एग्जाम में, वो ये है कि जो अशोक के साम्राज्य में इंस्क्रिप्शंस थे उनको किसने पढ़ा सबसे पहली बार, और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार पढ़ा, ठीक है। तो 1837 से पहले आप ये समझ सकते हैं कि किसी को भी ज़्यादा ये नहीं पता था कि भाई अशोक नाम का भी कोई शासक था, है ना, या इस तरह का कुछ था। धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों ने, अलेक्जेंडर कनिंघम और बहुत सारे लोगों ने पुरातत्व विभाग में काम किया और गहराई से काम किया, तो उन लोगों ने ये सब चीज़ें खोज निकाली और धीरे धीरे हम लोगों को भी ये सब चीज़ें पता चली, और फिर भारतीय विद्वानों ने भी इसमें काफ़ी सहयोग किया समय समय पर। तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी बात ये आती है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो दो भागों में बांटे जा सकते हैं। These could be divided mainly into two parts. What are these two parts? We have to pay heed to them. One of the part of this inscription is the official inscription or सरकारी अभिलेख. Those inscriptions which were written under the supervision of the officials of the government were known as the government inscriptions, or we divide them into two parts. They never did. As as a student of history or the learner of history, we divide them, or the scholars of history divide them into two parts. Basically, one is the sarkari one and second is निजी अभिलेख, यानी कि लोकल इंस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट की हम पहले बात करते हैं कि सरकारी अभिलेख क्या है। व्हाट आर दोज ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो राज कवि थे उनकी लिखी हुई प्रशस्तियां और भूमि अनुदान पत्र, लैंड डोनेशन लेटर्स और इस तरह की जो चीज़ें होती थी जो कि पेट्रोनाइज्ड लोगों द्वारा लिखे जाते थे बेसिकली, एंड दीज वर डेडिकेटेड स्पेशली टू द डायनेस्टीज और द किंगडम। किंगडम की विषय वस्तु, किंगडम के अनेक विषयों पर लिखी जाने वाली चीज़ें, चाहे वो भूमिदान हो, चाहे वो उन्होंने कोई राज्य पर कब्जा किया हो, चाहे उन्होंने किसी के पुत्र का जन्म हुआ हो और भूमिदान की हो, या इस तरह का कुछ उपहार या कोई बहुत बड़ा उत्सव, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हैं वो हमें इन सरकारी अभिलेखों द्वारा प्राप्त होती है। वो अभिलेख मैंने आपको बताया था अभी किस तरह के होते हैं, जैसे गुहा अभिलेख, गुफाओं के अंदर लिखे हुए, पट्टियों पर लिखे हुए टैबलेट, ठीक है, और पिलर्स पर लिखे हुए, ठीक है, दीवारों पर लिखे हुए का मतलब ये नहीं कि पेन से लिख दिया या पेंट कर दिया, दे वर एनग्रेव्ड, है ना। एनग्रेविंग्स कैसे होती है कि आप गीली मिट्टी पर या पत्थर पर, या फिर आप एनग्रेव करते हो किसी हथौड़ा, छेनी, इस तरह के उपकरणों की मदद से यू एनग्रेव इट, उत्कीर्ण करते हो, आप गहराई से उसको कुरेदते हो, खोदते हो, तो उसको उस आकृति जो उभरती है, जो भाषा उभरती है, वो बेसिकली अभिलेख कहलाती है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग उससे प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उसको अभिलेख कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत ये है कि दैट inscriptions are written sources, so they should be considered as the literary sources. तो कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि भाई ये तो लिखे हुए हैं, इनको आप लिटरेरी सोर्सेस में काउंट क्यों नहीं करते हो। तो इसका जवाब ये है क्योंकि ये अपनी नेचुरल फॉर्म में है और ये कभी भी इनको बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करना है इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब आधुनिक समय में जो हैं म्यूजियम्स वगैरह के अंदर हैं इंस्क्रिप्शंस, बट वो लंबे समय तक ऐसे ही रखे रहे, खुले में रखे रहे, अपनी प्राकृतिक अवस्था में रखे रहे, पत्थरों पर, चट्टानों पर, गुफाओं में या धातु पर लिखे रहे, किसी कागज पर नहीं थे, लेकिन हाँ लिखे हुए जरूर हैं। तो ये कहीं ना कहीं लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल के बीच की एक कड़ी है। दोनों में ही कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शंस को काउंट किया जा सकता है, बट चूंकि ये ठोस पत्थरों पर या धातु पर लिखे हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर इनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ही काउंट करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी इन्फॉर्मेशन है, 10 लाइनें, 5 लाइनें, 20 लाइनें, 30 लाइनें, समथिंग लाइक दैट। और लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं? दे आर सो बिग, आई मीन इन इंफॉर्मेशन, इन द वर्ड काउंट इफ वी से, है ना। तो लिटरेरी सोर्सेस बहुत लंबे लंबे होते हैं लिखे हुए, है ना, और ये छोटे में ही बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस वजह से भी ये लिटरेरी के अंदर नहीं आते, आर्कियोलॉजिकल में ही इनकी काउंट ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वी कैन हैव सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज inscriptions which are official inscriptions, which are government inscriptions if we say more precisely। जैसे एक तो है जो किसी की विजयों के बारे में बताते हो, विक्ट्री के बारे में बताते हो, जैसे भोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख, है ना, राजा भोज का ग्वालियर का प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है। ऐसी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल कौन था? कलिंग राज खारवेल। कलिंग का जो राजा था खारवेल, उसको अशोक ने हराया था ऐसा कहा जाता है, और उसका एक अभिलेख है बहुत फेमस जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस। देन देयर इज ए वेरी फेमस इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बलश्री, नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक का अभिलेख गौतमी बलश्री का, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस हैं। देन देयर इज गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामा, रुद्रदमन या रुद्रदामा का गिरनार अभिलेख। आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि इनमें किस में क्या बताया गया है। पहले नाम इनका एक बार पढ़ लेते हैं। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, है ना, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जूनागढ़ शिलालेख, है ना, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ और भीतरी स्तंभ लेख, दीज आर वेरी गुड इंफॉर्मेशन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता टाइम पीरियड। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, इन सबके नाम इनमें से 8-10 का, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पूछ लेते हैं, जैसे यू हैव टू मैच विद द इंस्क्रिप्शन विद द नेम ऑफ दोज डायनेस्टी और द किंग। पूछेंगे गुप्त काल का कौन सा इंस्क्रिप्शन है, तो इधर आपको इनसे मिलान करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में, नेट में और दूसरे कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। दीज नेम्स ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस एंड द किंगडम्स और द डायनेस्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। इसके बाद आता है बंगाल का विजयसेन जो शासक था, उसका देवपाड़ा शिलालेख। तो देवपाड़ा अभिलेख है वो भी बहुत फेमस है। और विजयसेन, सेन डायनेस्टी थी, आपको पता है बंगाल में, पाल, सेन, है ना। तो सेन डायनेस्टी के बारे में जो हमें पता चलता है वो देवपाड़ा अभिलेख से पता चलता है। देन देयर इज चालुक्य किंग नेम्ड एज पुलकेशिन सेकंड। द नेम ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का है, बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट में अक्सर पूछा जाता है ये सवाल कि एहोल अभिलेख किसका है। वो पुलकेशिन द्वितीय का है जो कि चालुक्य डायनेस्टी के लिए, है ना। इसके अलावा फिर आता है बहुत सारे जो मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में, अर्ली मिडिवल इंडिया में भूमि अनुदान पत्र मिले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी जब हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया था कि अग्रहार भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी, हाँ, इस तरह की भूमि के हमें पत्र जो है बहुत ज़्यादा मिले हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और 600 से लेकर 1200 के बीच में जो है हमें सामंतवादी अर्थव्यवस्था, द फ्यूडल सिस्टम that was prevailing in India, we find many instances
एट डिफरेंट प्लेसेस, एट डिफरेंट सेवरल प्लेसेस ऑफ इंडिया, और इसके बारे में हमें ज़्यादातर जो पता चलता है वो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, क्योंकि उस समय के उस टाइम के जो हैं हमें लिटरेरी सोर्सेज भी कई बार कम मिलते हैं, बट वी फाइंड मेनी इंस्क्रिप्शंस लाइक विच portray that the kingdom of certain area has donated this much of land to this Brahman, or this much land to that particular sect, or something like that, कि किसी संप्रदाय को, किसी ब्राह्मण को या किसी अन्य व्यक्तियों को खेती करने के लिए या उपहार में या दान में दी गई भूमि के रूप में हमें काफ़ी सारे उल्लेख मिलते हैं। और इस तरह का आप लोगों ने दावे पढ़े होंगे, सुने होंगे कि सामंतवादी जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत का एक बड़ा कारण डोनेशन में दी जाने वाली भूमि है। तो यू कैन इमेजिन द हिस्टोरियोग्राफी, यू कैन इमेजिन द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस कितने ज़रूरी हैं। अगर ये हमारे पास इंस्क्रिप्शन नहीं होते तो शायद हमारे पास एक एस्पेक्ट छूट जाता कि सामंतवादी व्यवस्था भारत में कैसे आई और कैसे पनपी, कैसे आगे बढ़ी। तो दीज इंस्क्रिप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सम वे और द अदर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो आई हैव पुट सम पिक्चर्स हियर एंड these the source of these picture is the book of प्रोफेसर उपेंद्र सिंह, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स आपको मिलेंगे एंड कुछ पिक्चर्स मैंने इंटरनेट से भी ली हैं, तो आभार मैं उनका व्यक्त करता हूं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दान पत्र अभिलेख है, और जो कि बीच में है, आप देख सकते हैं कि बीच में जो एक पट्टी नुमा जो एक इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है, जो कि तांबे का है, ताम्रपत्र है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि 3 पत्तियों वाला नीचे है, जिसमें इन अलग अलग पत्तियों पर भी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसके अलावा ऊपर एक मूर्ति है पाल कालीन, जो पाल डायनेस्टी की एक मूर्ति है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या ये मूर्ति, ये आइडल्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि हम इंस्क्रिप्शंस को जो है आगे समझते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शन मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। वन ऑफ द पार्ट वाज व्हाट, दिस गवर्नमेंट इंस्क्रिप्शन और द ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन। द सेकंड पार्ट इज निजी अभिलेख और द लोकल इंस्क्रिप्शंस। और जो लोकल इंस्क्रिप्शंस हैं वो किसी राजकवियों द्वारा, किसी ऑफिशियल द्वारा नहीं लिखे गए, बल्कि कई बार ये आम लोगों द्वारा लिखी गई इंफॉर्मेशन है, या मंदिर के पुजारियों द्वारा, या फिर किसी मंदिर के ऑफिशियल द्वारा। यानी कि ये खासकर हमें मंदिरों में, मठों में, और किसी खास पंथ के जो डेडिकेटेड प्लेस होता है उस पर हमें इस तरह के निजी अभिलेख मिलते हैं। तो इन निजी अभिलेखों में एक तो खास बात यह है कि हमें कई टेम्पल्स का समय मिल जाता है कि ये टेम्पल कब बनाया गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में या कहीं भी छोटे छोटे टाउन में लिखा रहता है किसी घर के ऊपर, किसी बड़े से घर के ऊपर कि 1908, 1810 समथिंग लाइक दैट, कि ये घर इसने तब बनवाया था। और इसके अलावा और भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि इन्होंने ये किया था। तो समथिंग लाइक दैट, द सेम वे वी फाइंड ऑन द टेम्पल्स ड्यूरिंग दीज अर्ली मिडिवल टाइम्स। अर्ली मिडिवल टाइम्स के मंदिरों पर हमें इस तरह के बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। और पुराने कुछ मंदिरों पर, गुप्त काल के मंदिरों में भी, क्योंकि गुप्त काल में काफ़ी मंदिर बने, और इवन द मौर्यन एम्पायर में भी आज की तरह के मंदिर नहीं होते थे जो इस शेप के होते हैं, लेकिन कुछ अलग तरह के जो आर्किटेक्चर थे उन पर भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है इंस्क्राइब्ड मिलते हैं। ठीक है, तो ये निजी जो हैं अभिलेख, ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा रखते हैं। इनमें
मूर्तिकला और वास्तुकला का भी इनसे काफ़ी पता चलता है कि कौन से स्टाइल में कौन सी मूर्ति बनी, वास्तुकला क्या थी उन मंदिरों की, और ये सब चीज़ें इस पर हम अभी आएंगे जब मॉन्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि इंस्क्रिप्शंस की जो भाषा थी, जैसे मैंने आपको भी बताया था अशोक के टाइम में जो लिपि थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी थी, लेकिन जो हमें आम भाषा मिलती है, आम लोगों की भाषा मिलती है, वो प्राकृत और पाली भाषा के हमें अभिलेख मिले हैं। और प्राकृत और पाली भाषा किस समय की भाषा है? जब बुद्धिज्म और जैनिज्म पनप रहा था। तो इसमें भी हमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं पाली और प्राकृत भाषा में, जो कि आम लोगों की भाषाएं थी। पाली खासकर आम लोगों की भाषाएं थी, और जो विशिष्ट जनों की भाषा थी, द लैंग्वेज ऑफ द एलीट वाज संस्कृत। जैसे अभी एलीट की भाषा क्या है? अंग्रेजी है, और आम लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर। तो इसी तरीके से उस समय जो एलीट की भाषा थी, विद्वत जनों की, अभिजात्य वर्ग की जो भाषा थी, वो क्या थी? वो थी संस्कृत। आम लोगों की भाषा थी प्राकृत और पाली भाषा। तो प्राकृत और पाली में भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, लेकिन गुप्त काल के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो विशेष रूप से प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ अभिलेख जो हैं वो इतने ज़्यादा सटीक हैं, इतने ज़्यादा स्पष्ट हैं कि वो कोरोबरेट करते हैं या वो बिल्कुल मिलान करते हैं किससे? साहित्यिक स्रोतों से। साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेज विच आर प्रॉपर्ली रिटन इन ए क्रोनोलॉजी, विच आर प्रॉपर्ली रिटन इन ए फिक्स्ड मैनर, जिनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो हमें पुष्यमित्र शुंग कौन था? शुंग डायनेस्टी का एक बहुत ही महान राजा था, जो कि मौर्यन एम्पायर के बाद आती है शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध वाज ए वेरी पॉपुलर यज्ञ इन विच 2 horses or 1 horse was left out to run to different territories, and wherever it went, all the territory had to come under the master of that horse. Otherwise, the other king had to fight with them. यानी कि अश्वमेध यज्ञ बहुत ही प्रसिद्ध यज्ञ था, जिसमें घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो डायनेस्टी को या वो राज्य घोड़े के मालिक जो राजा होता था उसके पास आ जाता था। तो इस तरीके का जो यज्ञ था वो किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। महान यज्ञ आपने रामायण में भी देखा होगा, रामायण में लिखा हुआ है। राजा राम ने भी यानी कि प्रभु राम ने भी जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था, और बहुत सारे लोगों ने इतिहास में अश्वमेध यज्ञ का हमें उल्लेख मिलता है। तो अश्वमेध यज्ञ जब कराया उसने, और इसका उल्लेख हमें उसका एक जो सक्सेसर था धनदेव, उसके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, और वो इंस्क्रिप्शन जो है वो अयोध्या का है। और यही बात हमें पतंजलि के महाभाष्य से पता चलती है। पतंजलि का महाभाष्य क्या है? पतंजलि योग के बहुत बड़े जो हैं वो गुरु माने जाते हैं। शुरुआती जो पाइनियर्स हैं योग के, उनमें से एक है पतंजलि। उन्होंने महाभाष्य लिखा है ना, और महाभाष्य जो है वो उस पर फिर अष्टाध्यायी जो है की रचना हुई। तो अष्टाध्यायी और महाभाष्य तो मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के कमेंट्री हैं वो। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है किसके बारे में? पुष्यमित्र शुंग के यज्ञ के बारे में। और इसी तरीके से हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से भी उसकी यज्ञ के बारे में। सो ये कोरोबरेट करते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। तो वी कैन डिसाइड, वी कैन थिंक दैट दिस इंस्क्रिप्शन वाज प्रेटी मच राइट, इट वाज वेरी मच इन द राइट शेप। अच्छा, कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जिनसे हमें कुछ नए नए तथ्य पता चलते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, डिस्कस किया था कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है। अब इन इंस्क्रिप्शन से कौन कौन सी बातें पता चलती है? समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है उससे, और खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है उससे इनकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ अचीवमेंट्स दे हैड गॉट इन देयर रेन, इन देयर टाइम पीरियड।
देन देयर इज दिस रुद्रदामा का जूनागढ़ शिलालेख, जिससे हमें पता चलता है कि उसका राज्य विस्तार, उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन कितना था, कहाँ कहाँ तक उसने जो है अपनी सीमाओं को फैला रखा। सातवाहन का जो पूरा का पूरा इतिहास है वो हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है, सातवाहन डायनेस्टी का। देन देयर आर मेनी डायनेस्टीज ऑफ द साउथ इंडिया, तो द डेक्कन लेटर ऑन वी सी, जिसमें पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य, चोल आदि आदि, इन सभी का जो इतिहास है उसमें जब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन के बिना ये अधूरा है। There are so many other sources like the coins, there are so many other sources like the idols or the monuments and some other things, but inscriptions, without inscription we cannot imagine to write down the history of these South Indian dynasties. So it is very important to pay much heed and take these inscriptions into much consideration, because these are very very important to trace history, whether we talk about the ancient history or we talk about the early medieval history. So it is very important that we pay heed to these inscriptions. Then there are some inscriptions which are foreign inscriptions. Even though these inscriptions are very informative and they are very important for us, especially because they talk about India, they talk about Indian कल्चर एंड द रिलीजन एंड एवरीथिंग एल्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे उसके बारे में बात करते हैं। तो विदेशी इंस्क्रिप्शन, विदेशी जो अभिलेख हैं वो भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए। जैसे एशिया माइनर में बोगसकाई नाम की एक जगह है, ठीक है, और वो जो बोगसकाई नाम की जगह है वहाँ पर 1400 ईस्वी पूर्व का एक संधि पत्र मिलता है। एक संधि मतलब ट्रीटी, दो लोगों के बीच में होने वाली जो ट्रीटी होती है जिसको कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं, उसका पता चलता है, जिसमें हमें वरुण, इंद्र, मित्र, नास्त्य और इस तरह के बहुत सारे वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। एंड दीज वैदिक गॉड्स आर ऑल्सो इंस्क्राइब्ड और रिटन इन द वेदास, वेदों में भी हमें इन देवताओं का जिक्र मिलता है। सो इससे क्या पता चलता है कि देयर कुड बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी वाज दिस, दैट दीज पीपल और हु आर आर्यंस who developed this civilization known as Vedic civilization were related to Asia Minor. एशिया माइनर की जगह से वो रिलेटेड हो सकते हैं। सेकेंड, they could have a trade and commerce relation with this place, इस जगह से इनका कोई व्यापारिक संबंध हो सकता है। और there could be some other things like कुछ लोग बाद में वहां पर चले गए होंगे, आर्यन विस्थापित हो गए होंगे, आर्यों की एक शाखा वहां चली गई होगी, समथिंग लाइक दिस। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द फाइंडिंग ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन। तो आप यू कैन इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस। जगह जगह से, अलग अलग जगहों से इंस्क्रिप्शन मिलने के बावजूद हमें अलग 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 इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि बहुत बहुत जरूरी, बहुत बहुत अच्छी है। हाँ, इसके अलावा मिस्र में, मिस्र यानी इजिप्ट में एक जगह है तेलु अल अमनो, ठीक है, तेलु अल अमनो। अब इसमें क्या है, कुछ मिट्टी की जो टैबलेट्स मिली हैं, तख्तियां मिली हैं, और उन पर बेबीलोनिया के जो शासक हैं उनके नाम खुदे हुए हैं। सो बेबीलोनिया अलग जगह पर है, मिस्र अलग जगह पर है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन इधर से उधर कैसे जा रही है। तो इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ टू रिसर्च, इट्स ए क्वेश्चन टू डिस्कवर दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन। Is this so simple that we are finding instances which are very similar? जैसे कि ईरान का एक ग्रंथ है अवेस्ता और हमारा ऋग्वेद, दोनों में भाषाई स्तर पर और दोनों में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो काफी मिलती जुलती है। अवेस्ता और ऋग्वेद की इंफॉर्मेशन क्यों मिल रही है, उनमें जो प्रयुक्त शब्द हैं, जो भाषाएं हैं, उनका मूल एक जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। हाँ, सो कुछ कुछ बातें, जैसे जो शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और
अंग्रेजी भाषा के हैं वो मिलते जुलते क्यों हैं, जैसे मातृ माने माता और मदर, मातृ और मदर, पितर माने पिता, पेटर, पेटर से हुआ फादर, फेटर से हुआ फादर, समथिंग लाइक दैट। इसी तरीके से भ्रातृ से हुआ ब्रदर, समथिंग लाइक दैट। सो देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज ऑफ द लैंग्वेजेस, ऑफ द कल्चर्स, of the other aspects which should be taken into consideration, which should be researched, and which should be taken to consideration and should be analyzed how and why this is so much connected. And I'm giving you some very little examples, and there are so many hundreds of examples which you should compare, which you should think of. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे 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 चीज़ें और सभ्यताएं जुड़ी हुई हैं। इनमें इंस्क्रिप्शंस का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस ही हमें अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और अलग अलग जगहों पर मिलकर हमें एक ऐसी जानकारी देते हैं जो हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देती है।